सभी को गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 3 है, सुपर फास्ट तरीके से रिवाइज करेंगे। नाम क्या है इसका? बिजनेस एनवायरनमेंट। खुशी आप छुपना बंद कर दीजिए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, बस थोड़ा सा इधर, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का आता है, किस चैप्टर से, सब लिखवाया हुआ मैंने आपको। तो फटाफट से बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं मीनिंग पे। मैंने कहा मीनिंग से ही पहले किस पे चलेंगे हम? फीचर्स पे। पहला फीचर क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्सेस को आप डायमेंशंस भी बोल सकते हैं, जो आगे जाके पढ़ने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ में? तो यही लिखा हुआ, बिजनेस एनवायरनमेंट द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस या अदर फोर्सेस। इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी कई बार आया गया है कि बताइए ये वाली लाइन लिखी हुई है और इनमें से कौन सा फीचर इस लाइन से रिफ्लेक्ट किया गया है बिजनेस एनवायरनमेंट का। क्वेश्चन समझ में आया कैसे बनेगा? ये पूरी लाइन लिखी होगी, बताएगा कौन सा फीचर की बात की जा रही है इसमें। सेकंड पॉइंट क्या है? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। दो देखो, पहले पॉइंट में उसने बताया कि सम टोटल कर दो आप एक्सटर्नल फोर्सेस का, उसे बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। दूसरे पॉइंट में उसने बोला कि स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस अलग अलग होती हैं। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस का डिफरेंस ये है कि एक डायरेक्टली इंपैक्ट करता है और एक इनडायरेक्टली। फोर्सेस इंपैक्ट करेगी, उनका चेंजेस इंपैक्ट करेंगे, चेंजेस। तो अगर किसी फोर्स, अगर मान लीजिए बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंज को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही है, तो वो कौन सी फोर्स की बातें की जा रही है? स्पेसिफिक। और इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर रही है तो जनरल। जैसे मान लीजिए मैंने कहा फाइनेंस का बिजनेस है मेरा, बैंक रेट में चेंज हो जाना मेरे लिए क्या है? स्पेसिफिक फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आती है? अगर मेरा और किसी बिजनेस, और किसी चीज का बिजनेस है और पेट्रोल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ने से रॉ मटेरियल की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई, इससे उसने अपने रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ा दी, तो एक ऐसा फोर्स है जनरल, जो घुमा के इंपैक्ट करता है, वो क्या बोलते हैं? जनरल फोर्सेस। इसके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। स्पेसिफिक फोर्स मतलब मेरा जो इन्वेस्टर है उसने पैसे हटा लिए, मेरे कॉम्पिटिटर ने अपने प्राइस कम कर दिए, मेरे कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, ये क्या हो गया? स्पेसिफिक फोर्स। और जनरल फोर्स कौन से हैं? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्निकल, यानी कि जो अदर डायमेंशन, जो हमारे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो किसके अंदर आते हैं? जल्दी से बताइए। जनरल। ये फिल इन द ब्लैंक्स में हर एक चीज जो आज बता रहा हूं वो पूछूंगा, तो पूरा फोकस इधर ही रखेंगे सब। क्या मेरी बातें समझ में आती है? जी सर। क्या हुआ? चलो ठीक। एक मिनट, कुछ इमरजेंसी है, किसी बच्चे को भेजना पड़ेगा मुझे। अच्छा, पॉज कर दिया था। थर्ड पॉइंट है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस वर्ड का मतलब ये होता है कि एक फोर्स में चेंज होगा तो दूसरे फोर्स में चेंज हो जाएगा, इसी को बोलते हैं इंटर रिलेटेडनेस। जैसे अगर किसी की इंग्लिश वीक है तो उसका इकोनॉमिक्स भी खराब होगा, उसका बिजनेस भी खराब होगा। मेरी बात समझ में आती है? अगर मान लीजिए वो मेहनत कर रहा है बिजनेस में, या मेहनत कर रही है बिजनेस में और इकोनॉमिक्स में नंबर नहीं आ रहे, तो कारण क्या था? इंग्लिश। दैट इज कॉल्ड इंटर रिलेटेडनेस। इसी पॉइंट को बोलते हैं। हाँ, इसलिए आप ज्वाइन कर सकते हैं केडीसी का इंग्लिश क्रैश कोर्स, ठीक है। ऑल द फोर्सेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली रिलेटेड। जैसे कि उन्होंने कहा, ये घिसा पिटा एग्जांपल और कई बार केस स्टडी में आ चुका है। जैसे ही अवेयरनेस बढ़ जाएगी लोगों में किस चीज को लेके? हेल्थ को लेकर, तो कैसे फूड की डिमांड बढ़ जाएगी? ऑर्गेनिक फूड की, रोस्टेड स्नैक्स की, इन सब चीजों की जो है डिमांड बढ़ जाएगी। फोर्थ पॉइंट कौन सा है? डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? चेंजेस। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? अभी हमने कितने पढ़ लिए हैं? 3। जरा ध्यान से सुनना। पहला कौन सा था? पहला पॉइंट टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तीसरा, ये जो स्पेसिफिक हो या जनरल फोर्स हो, ये आपस में क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड। ऐसे याद रखने हैं आपको। मेरी बात समझ में आती है? फोर्थ पॉइंट कौन सा है? डायनेमिक। ये आपस में रिलेटेड भी है और चेंज भी होते रहते हैं। हिंदी समझ में आई सभी की? ठीक है, तो डायनेमिक आपको पता होगा, ये चेंज होते रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है? अनसर्टेनिटी। ये कहते हैं बिजनेस जो फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन होता है। मैं ईशान से पूछूंगा क्या ये बात सही है या गलत है। अब देखो, अचानक से ईशान जो है एक क्या नाम है, बाबा जी बन जाएंगे और सब कुछ प्रेडिक्ट कर देंगे। आगे जाके पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे? पेट्रोल के दाम घटते हैं क्या बहुत ज्यादा? गोल्ड का प्राइस, गोल्ड बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन बढ़ेगा, सब कुछ प्रेडिक्ट कर दिया है इन्होंने। डॉलर का दाम बढ़ेगा, सब कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो बाबा बन गए हैं। लेकिन ये कह रहे बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है। ऐसे कैसे हो सकता है अनसर्टेन? इसका मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट करना उतना भी मुश्किल नहीं है, उतना भी अनसर्टेन नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी चेंज होगा उसका मेरे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसको एक्यूरेसी के साथ जो है वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको अनसर्टेन बोलते हैं। नॉट बिकॉज कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है, हम एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबल चेंजेस या पॉसिबल इंपैक्ट क्या होगा मेरे बिजनेस में, इसका मतलब होता है अनसर्टेनिटी। या मेरी बात समझ में आती है? यही पॉइंट लिखा हुआ देखिए, अनसर्टेनिटी, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द possible changes future along with their
पॉसिबल इंपैक्ट ऑन बिजनेस विद एक्यूरेसी, जैसे कि टूरिज्म सेक्टर को इंपैक्ट हुआ होगा, जैसे सोचा गया था कि कोरोना आने के बाद टूरिज्म सेक्टर बर्बाद हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी। 1-2 साल तक बिल्कुल भी टूरिज्म सेक्टर जो है खराब हो गया था, और बहुत सारे लोगों के जो भी बिजनेस थे टूरिज्म को लेके वो बंद हो गए, लेकिन कोरोना खत्म हुआ और लोग फिर से एकदम घूमने जाने लगे, तो टूरिज्म एकदम बूम हो गया। पहले तो किसी ने नहीं सोचा था ऐसा होगा, कितने दिन लगेगा। तो इसका मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आएंगे उनका इंपैक्ट आपके बिजनेस पे कितना पड़ेगा। जैसे कोरोना आया तो उसका इंपैक्ट हमारे बिजनेस पे कितना पड़ेगा किसी को नहीं पता था। कितने दिन तक लॉकडाउन चलेगा, लॉकडाउन फेजेस में खुलेगा, फेजेस में स्कूल का नंबर लास्ट में आएगा, किसको पता था, या कोचिंग्स का नंबर लास्ट में आएगा, जिम का नंबर सेकंड लास्ट में आएगा। मेरी बात समझ में आती है आपको? ठीक। उसके बाद 6th पॉइंट क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी। ये कहते हैं देखो, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस को पढ़ना चाहेंगे तो इट इज ईजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स। आप सोशल को समझना चाहते हैं समझ सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल को समझना चाहे लेकिन अगर आपको ये देखें एज अ होल समझना पड़ेगा कि सोशल में चेंज आया तो टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आएगा। जैसे आज की डेट में सोसाइटी जो है अपने बच्चों को मोबाइल फोन बहुत कम एज से हाथ में दे देती है। मेरी बात समझ में आती है? अब इसका जो मोबाइल फोन बिजनेस है इस पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। पॉजिटिव, जो डॉक्टर मेडिकल लाइन है इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव, जितना ज्यादा बीमार पड़ोगे पॉजिटिव इंपैक्ट। मेरी बात, डॉक्टर क्या चाहेगा? ये भगवान सब स्वस्थ रहें। अगर कोई डॉक्टर है गली कहीं मोहल्ले में अपना क्लिनिक खोल के बैठा है तो वो क्या चाहेगा? ये भगवान किसी का बुरा ना हो, सबके बच्चे मोमोज खाना बंद कर दें, बाहर का खाना बंद कर दें, क्या यही चाहेगा वो? आंसर इज नो। तो उसके पास कौन आएगा? मेरी बात समझ में आई आपको? इसलिए बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी की कीवर्ड पढ़ लीजिए, देखिए क्या लिखा हो। बिजनेस एनवायरनमेंट इज इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी। और मैं टेस्ट भी ऐसा ही देने वाला हूँ, लाइन लिख दूंगा, आपसे पूछूंगा, ये आपको पता है फिल इन द ब्लैंक्स वाली। तो सारी चीजें ध्यान से पढ़ेंगे। टोटल मिलाकर कितने पॉइंट हो गए? 6। ध्यान से सुनेंगे, लाइन से कैसे याद रखने, आरो पूरा फोकस करिए इधर। पहला पॉइंट क्या था? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस को टोटल कर लो, उसके अंदर कितने होते हैं? 2, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स, जो कि आपस में इंटर रिलेटेड होते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं, यानी डायनेमिक। तो टोटल पॉइंट कितने हो गए? 4। 5वां वाला पॉइंट क्या कहता है? अनसर्टेनिटी, कि बिजनेस के आगे आने वाले चेंजेस को प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है विद एक्यूरेटली प्रिडिक्टिंग द इंपैक्ट ऑन बिजनेस। हमारे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट होने। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 5। अब हम कौन से पॉइंट पे हैं? कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहता है? इट इज इजी, कह रहे एक तो प्रिडिक्ट करना, अपने ऊपर इंपैक्ट, ये सब देखना यार बहुत ज्यादा क्या है? मुश्किल। मुश्किल का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी। इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। रिलेटिविटी का मतलब ये है कि एक तो चेंजेस जो है हम समझना भी शुरू कर दे तो ये कहते हैं हर एक बात का हर एक बिजनेस पे अलग अलग इंपैक्ट आता है। दैट इज कॉल्ड रिलेटिविटी। मतलब एक चेंज, एक डायमेंशन में अगर चेंज आए तो ऐसा नहीं कि हर एक बिजनेस को वो नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा या हर एक बिजनेस को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरोना ने क्या सभी बिजनेस को पॉजिटिवली इंपैक्ट किया या नेगेटिवली इंपैक्ट किया? कुछ को पॉजिटिव, कुछ को नेगेटिव। फॉर एग्जांपल मेडिकल लाइन को पॉजिटिव, मोबाइल फोन कंपनीज को डबल ट्रिपल सेल हो गई थी, क्योंकि जितने घर में बच्चे उतने फोन हो गए थे एक टाइम पे, क्योंकि हर किसी की क्लासेस सेम टाइम पे हो रही है। कुछ महीने तक तो फिर भी लोगों ने इसको अवॉइड किया, रहने दो रहने दो। स्कूल वालों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं किया, लेकिन जब पता चल गया कि अगले 3-4 महीने और नहीं खुलेगा तो स्कूल वालों ने भी स्ट्रिक्ट कर दिया कि आपको ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी ही पड़ेगी। अब घर में एक ही फोन है और 2 बच्चे, तो क्या ऐसा पॉसिबल था? आंसर इज नो। अब ये जितना भी रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर, जैसे मान लीजिए मैंने कहा डॉलर का दाम जो है बढ़ गया और घट गया, क्या हर कंट्री में सेम इंपैक्ट आएगा इसका या अलग अलग इंपैक्ट आएगा? अलग अलग। मैंने कहा इंडिया में जो है साड़ी की डिमांड कम हो गई है, इसका अमेरिका के बिजनेस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? आंसर इज नो। अमेरिका में आईटी डिपार्टमेंट वाले जो लोग हैं वो थोड़ा सा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे हमें कोई लेन देना नहीं। तो ऐसा मतलब होता है कुछ ऐसे एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं जिसमें अलग अलग बिजनेस पे अलग अलग इंपैक्ट होते हैं, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? जैसे डोनाल्ड ट्रंप का अब राष्ट्रपति बन जाना, प्रेसिडेंट बन जाना, ये बन गए हैं, क्या इस सबके लिए इक्वल इंपैक्ट लेके आएगा? नहीं, कुछ कंट्रीज के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और कुछ कंट्रीज के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड रिलेटिविटी। पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्या लगता है अगर आप थोड़ी सी पॉलिटिक्स जानते हैं तो? नेगेटिव। और थोड़ा सा और अगर पॉलिटिक्स जानते हैं तो आपको ये लगेगा अनटिल अनलेस अमेरिका के फायदे की बात होगी तो पाकिस्तान के लिए नेगेटिव है। अगर पता चला किसी ना किसी पॉइंट से पाकिस्तान अमेरिका के लिए पॉजिटिविटी की कुछ पॉइंट लेके आ सकता है तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मेरी बात समझ? हाँ, अफगानिस्तान हो, जो भी हो। नेक्स्ट अब आते हैं किसमें? डायमेंशन। डायमेंशन में पहला पॉइंट क्या है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक में कौन से वाली चीजें होती हैं जो इकोनॉमिक में होती हैं? आपको कुछ नहीं करना, बस इसमें देखिए ये कैसा इंपैक्ट होता है। इधर देखो, इमीडिएट और डायरेक्ट। मेरी बात समझ में आती है? पढ़िए जरा पॉइंट कौन कौन से हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, प्राइस लेवल, टैक्स रेट्स, ड्यूटीज और सेस, जो भी अमाउंट से रिलेटेड चीजें हैं वो सब किसके अंदर आती हैं? इकोनॉमिक के अंदर। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में
ऑफर व्हाट, अपॉर्चुनिटी फॉर अ फर्म और मे कॉज थ्रेट टू अनदर। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आए मेक इन इंडिया का कंसेप्ट, किसका कंसेप्ट, मेक इन इंडिया, तो जो मैन्युफैक्चरर है उनको फायदा पहुंचेगा और जो मैन्युफैक्चरर नहीं है उनको नुकसान, जो ट्रेडर है उनको फायदा नहीं पहुंचेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब क्या, जो हमारी सोसाइटी में नॉर्म्स होते हैं, जो हमारी सोसाइटी में लोगों का क्या होता है, पैटर्न होता है, बिहेवियर पैटर्न कैसे है, कंजम्पशन कैसे करते हैं, वो सब तो पढ़िए जरा फटाफट से, क्या लिखा हुआ है, जैसे कि कस्टम्स, नेक्स्ट कौन सा है, लाइफस्टाइल, बिलीव्स, एजुकेशन लेवल, वैल्यूज। दो लेवल होते हैं, एक होता है लिटरेसी का लेवल और एक होता है इनकम लेवल। कहाँ कहाँ जाएंगे, इनकम लेवल कहाँ जाएगा, इनकम लेवल कहाँ जाना चाहिए, इकोनॉमिक। लेकिन अगर मैं बोलूँ पर कैपिटा इनकम, वो कहाँ जाना चाहिए, सोचो, पर कैपिटा इनकम इकोनॉमिक में जाएगा या फिर सोशल में, ज़्यादा कहाँ लग रहा है आपको। लेकिन अगर वहाँ से वहाँ उनके बाइंग पैटर्न्स पता चल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, सोशल। क्या मेरी बात समझ में आती है, बिल्कुल पॉइंट्स इंटर रिलेटेड है। कह रहे इंक्रीज इन अवेयरनेस फॉर हेल्थ अमंग द पीपल हैव लेड टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड और मिनरल वाटर। थर्ड पॉइंट क्या है, ये मुझे लगता है बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। लिखना क्या है, कह रहे लेटेस्ट और एडवांस वेज जो है टेक्निक की प्रोडक्शन की, वो है अंडरस्टैंड करना है आपको किस चीज़ में हेल्प करेगा टेक्नोलॉजी से। पहला फेसिंग द कॉम्पिटिशन और दूसरा इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। जैसे हमारे केस में मान लीजिए अगर कोरोना नहीं आया होता तो आईपैड तो हमारे पास पहले से था, लेकिन बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो कोरोना के समय पे हमने सीखे, जो चीज़ें कैसे प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो इससे हमें क्या हुआ, एक पहली चीज़ तो कंपटीशन को फेस करने में हमें आसानी लगी और दूसरी चीज़ इंप्रूव की हमने इससे, इसकी क्या, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। पहले रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम नहीं था तो अब रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम लेके आए। मेरी बात समझ में आती है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एग्जाम्पल क्या है इसका, डिजिटल वॉचेज और ऑनलाइन बुकिंग फॉर रेलवे टिकट। क्या ऑनलाइन बुक हो जाती हैं, हाँ, स्पेस नहीं मिलता लेकिन बुक तो हो ही जाती है, ऑप्शन तो आता ही है, ठीक। फोर्थ पॉइंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी है, क्यों बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमिक में आपको कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होगी। जैसे हमारे फॉरेन जो रूल्स हैं, फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड वो रूल्स हैं, वो कहाँ जाएंगे, लीगल में जाएंगे या पॉलिटिकल में, पहले ये बताइए, बताइए। लीगल में जाएंगे। लेकिन मैं बोलूं कि अगर कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट आई है, उसके अगेंस्ट उन्होंने कोई चार्जेस लगाए हैं, टैक्सेस एक्स्ट्रा कर दिए हैं, वो किसके अंदर आएंगे, पॉलिटिकल में आएंगे। मेक इन इंडिया स्कीम लेके आई गवर्नमेंट, टैक्स में कंसेशन लेके आई गवर्नमेंट, पॉलिटिकल। जबकि टैक्स वाला पॉइंट है किसमें, इकोनॉमिक में। लेकिन कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट अगर किसी चीज को इनकरेज करने के लिए या प्रमोट करने के लिए ला रही है तो स्पेसिफिकली क्या बन जाएगा, पॉलिटिकल। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें पॉइंट कौन से, पहला पॉइंट क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दूसरा पॉइंट क्या है, आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कुछ मेक इन इंडिया में बिलीव करते हैं, कुछ आईटी सेक्टर में बिलीव करते हैं। जैसे जो बेंगलोर में, कर्नाटक में जो लोग होते हैं, बेंगलोर में आईटी सेक्टर बड़ा ज़्यादा है। अगर आप देखो नोएडा के अंदर देखो या और किसी स्टेट के अंदर देखो तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़्यादा है, मैन्युफैक्चर ज़्यादा होता है वहाँ पर प्रोडक्ट। तो कुछ एरिया और स्टेट्स ऐसे हैं जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने पे ध्यान देते हैं और कुछ एरिया और स्टेट ऐसे हैं जो आईटी वाली डिपार्टमेंट में ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेरी बात समझ में आती है। एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, टाइप ऑफ पार्टी। पर टाइप ऑफ पार्टी का मतलब होता है कि या तो बिल्कुल बहुमत वाली सरकार हो या फिर मिली जुली सरकार हो। उसके बाद हैदराबाद की गवर्नमेंट जो है फेवर कर रही है आईटी बिजनेस को, और यूपी की जो गवर्नमेंट कर रही है आज की डेट में वो क्या कर रही है, फेवर कर रही है किसको, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को। फिफ्थ पॉइंट क्या है, लीगल एनवायरनमेंट का मतलब होता है जो डिसीजंस कोर्ट लेती है, जो रूल्स रेगुलेशन हमारे लेजिस्लेशन में बने हुए हैं। पढ़िए, इट मींस द लॉज एंड लेजिस्लेशन पास बाय द कोर्ट और गवर्नमेंट। जैसे कि पानी की बोतल किसकी है, इस बच्चे के साथ थोड़े से फैमिली रिलेशन है, इनके पिताजी और माताजी, हमारे पिताजी और माताजी को जानते हैं, तो अपने घर में रहना तो उनकी बात माननी पड़ेगी, वरना तो। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, ये ऑर्डर्स। दूसरा क्या है, एजेंसीज। तीसरा क्या है, कोर्ट जजमेंट। और चौथा क्या है, कमीशंस। कभी कभी ऐसा भी सोचना पड़ता है कि अपना छोटा भाई ऐसा होता तो क्या हम सच में उसे अपने से दूर करके भगा देते, जाओ यहाँ से, या फिर सच में उसमें काम करने की कोशिश करते। दोनों ही पहलू हैं, है ना। बड़ा आसान है किसी भी पागल को पागल कह देना, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। चलो, नॉलेज ऑफ लीगल एनवायरनमेंट इज वेरी मस्ट फॉर सक्सेसफुल रनिंग ऑफ अ बिजनेस। अब मान लीजिए मैंने कहा किसी कंट्री में ड्रिंक एंड ड्राइव अलाउड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर बताइए जो कसिनो है, कसिनो जैसे जुआ खेलते हैं, वो बैन है या लीगल है?
कुछ स्टेट्स में बैन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल गोवा बैन नहीं है। तो अब मान लीजिए मैंने कहा मैं कसिनो की दुकान खोलूंगा बहुत बढ़िया वाली, और मैं मान लीजिए बैठ गए यूपी में कसिनो की दुकान खोल के, तो बाबा जी पिटवा देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे लीगल जो वहाँ का सिस्टम है उसकी नॉलेज नहीं है। क्या चीज़? गोवा की तो मिर्जापुर में भी है कसिनो है। मैंने कभी खेला नहीं। चलो कोई बात नहीं, वापस आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, जल्दी से पढ़ो। कितने डायमेंशन से पहले ये बताओ? 5। ये भी याद रखना बड़ा जरूरी है खुशी, ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब खुशी हमें बताएंगे, एक बार उधर मत देखो, कौन कौन से। अब देखो पढ़ रही है नालायक, पढ़ो कौन कौन से, बिना पढ़े बताओ। 1 मिनट बस। इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, अभी तो पढ़ा है। आप बताओ। ये देखो नालायक, देखना पड़ रहा है। क्या ये कीवर्ड याद रखेंगे कहाँ? आप बताओ। बस इतनी सी बात है। कहाँ दिमाग है? हैं? यहीं पे? मिर्जापुर तो नहीं चला गया कसिनो खेलने? चलो इंपॉर्टेंस पढ़ो, और इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन आएगा, लिख लो अभी। जब बोर्ड का एग्जाम आएगा दिखा देना मुझे, अभी लिख लो। आपने बोला था आएगा और हम रट के चले गए, नहीं आया तो बोल देना। मेरी बात समझ में आती है तब बताना, आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन आएगा, हाँ पकड़ लेना कहीं भी मुझे। चलो अब आ जाए इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। पहला पॉइंट क्या है देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट को जानना, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना आपके अपने बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी की इंपॉर्टेंस समझा रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और होने वाले चेंजेस, जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, उनकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब पहला पॉइंट पढ़िए। पहला पॉइंट क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। जब आप कंटिन्यूअसली बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, बार बार एनालाइज करते हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या इंपैक्ट होने वाले हैं, मेरी बात समझ में आती है? तो इसका मतलब आप क्या करेंगे इससे, जल्दी से बताइए। आप आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या? अपॉर्चुनिटी। सीधे बैठ जाओ, पीछे की साइड होकर सीधे बैठ जाओ। आप आइडेंटिफाई करेंगे क्या? अपॉर्चुनिटी। पढ़िए। टू गेट द कैसा एडवांटेज? फर्स्ट मूवर। जिस बिजनेस को सबसे पहले अपॉर्चुनिटी दिखेगी वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेगा, अगर वो कंटिन्यूअसली स्कैन कर रहा होगा बिजनेस एनवायरनमेंट को। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प किस में करता है? कैसी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में? प्रॉफिटेबल, गेटिंग द बेनिफिट्स बिफोर कॉम्पिटिटर्स, और इसी को बोलते हैं पनीर वाला पॉइंट। क्या है? पढ़ो। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्या मतलब है पनीर का यहाँ पर? सबसे पहला वाला व्यक्ति, ठीक है। पनीर का क्या मतलब है इसमें? सबसे पहला व्यक्ति, जो क्या नाम है, जैसे ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपकी क्लास में मान लीजिए कोई टीचर नहीं है, अभी कहीं पानी पीने चले गए, किसी ने स्टाफ रूम में बोला, आपका एग्जाम चल रहा है, और एक बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल आगे बैठा है, तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट को कंटिन्यूअसली स्कैन करेगा, और उसी को फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिलेगा कि जैसे टीचर है वो खुद तो चुपचाप बैठ जाएगा, आपको नहीं बताएगा, तो जो पीछे आदान प्रदान चल रहा था पर्चियों का वो पकड़े जाएंगे। मेरी बात समझ? अगर उसका ध्यान बाहर नहीं होगा तो क्या सबसे पहले वही जाएगा? आंसर इज यस। तो आपको प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज भी सबसे पहले पता चलेंगी, और आने वाले खतरे भी सबसे पहले पता चलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? और अगर आप स्कैन नहीं करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो आने वाले खतरा आपको पता नहीं चलेगा। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। आगे बात समझ में? तो पढ़ते हैं यहाँ फटाफट से। क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। तो करेक्ट नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आपको हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन को क्या आइडेंटिफाई करने में? थ्रेट्स विच में एडवर्सली अफेक्ट इट्स ऑपरेशन। एडवर्सली अफेक्ट ऑपरेशन का मतलब क्या है? पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव तरीके से। नेगेटिव तरीके से पहले ही आइडेंटिफाई कर लोगे आप। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। जो आपके पास, जो आपके बिजनेस के अंदर रिसोर्सेज हैं, उनका बेस्ट इस्तेमाल आप तब कर पाएंगे जब बिजनेस एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट मेक्स अवेलेबल वेरियस क्या? रिसोर्सेज सच एज, जैसे कि कैपिटल आपको एनवायरनमेंट से मिलता है, एनवायरनमेंट में सभी आते हैं, बैंक वगैरह सब। उसके बाद लेबर, मशीन, रॉ मटेरियल एटसेट्रा। नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन नोइंग द क्या? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एट रीजनेबल प्राइसेस। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पहले से पता है, कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट है कि आगे आने वाले जैसे अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, इलेक्शंस के जस्ट बाद जब भी रिजल्ट आएगा एकदम से बैंक लोन बढ़ जाएगा। उन्होंने ऐसा आइडिया लगाया कि ये कंपनी, ये अगर पार्टी जीतेगी तो इनका फाइनेंस वाले लोगों के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, तो अचानक से बैंक रेट बढ़ जाएंगे, या ये वाली गवर्नमेंट आ गई तो अचानक से बैंक रेट कम हो जाएंगे। जैसे सबको पता है कि अगर कांग्रेस आ गई तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना हमारी, जो जमीन वाला बिजनेस है, कौन सा बिजनेस बोलते हैं भूल गया, रियल स्टेट जो बिजनेस है, जब कांग्रेस थी सबके मजे थे, ये सब जानते हैं।
मेरी बात समझ में आती है। और जब अचानक से बीजेपी आई और उन्होंने क्या नाम है नोटबंदी कर दी और ये कर दी, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे जो 3-3 साल तक लटके रहे, क्योंकि पैसा ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो काला पैसा था सारा, वाइट का पैसा था ही नहीं। इसीलिए वो प्रॉपर्टी और इतनी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही थी बड़े बड़े लेवल पे, जब उन्होंने बंद कर दिया तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो दोबारा से अगर कांग्रेस आ गई तो बहुत सारे लोग ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर जो बता देंगे कौन कौन से चेंजेस आने वाले हैं। अब मैन, मटेरियल, कैपिटल, मशीन्स, इन सब की नॉलेज अगर आपको होगी कि आगे आने वाले ये चेंजेस से इसकी अवेलेबिलिटी की शॉर्टेज हो सकती है, तो पहले ही ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अगर इलेक्शन के रिजल्ट इस फेवर में गए, मान लीजिए मैंने कहा बीजेपी हार गई या आम आदमी पार्टी हार गई, तो अगर ये हारेंगे तो बैंक रेट बढ़ जाएंगे, तो वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स क्या करेंगे, अभी लोन ले लेंगे। मेरी बात समझ में आती है? तो इसी को बोलते हैं अवेलेबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? अवेलेबिलिटी। 14 पॉइंट क्या है? 4th पॉइंट, कोपिंग विद रैपिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोपिंग? कोपिंग का मतलब क्या होता है? एडजस्ट करना। कोपिंग का मतलब क्या होता है? एडजस्ट करना है, फेस करना। किसके साथ? रैपिड चेंजेस के साथ। तो कंटिन्यूस स्टडी एंड स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आपको पहले तो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा चेंजेस क्या है, और उसके बाद फॉर्मुलेट करने में हेल्प करेगा क्या चीज? स्ट्रेटेजीज टू फेस देम। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी वो बीमारी चल रही है ना, कौन सा वायरस है? हाँ, तो अगर मान लीजिए वो वायरस आ जाता है, जो कि गवर्नमेंट ये करेगी एग्जाम तो क्या नाम है पोस्टपोन नहीं होंगे, एग्जाम सेम डेट पे होंगे और जैसे सेंटर में जाके बोला है वैसे ही होंगे, लेकिन कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसा एंटिसिपेशन कर लिया, तो हम कैसे उसके लिए तैयार हो सकते हैं, आप बताइए। ऑनलाइन क्लासेस 2 तरीके की होती है, हम अपलोड करके दे देंगे, जब मर्जी देखना है तब देख लो, पहली चीज। दूसरी चीज और क्या तरीका होता है? लाइव क्लास। लाइव क्लास 2 तरीके होती है, यूट्यूब का लाइव क्लास ले लो जिसमें बच्चा बस लिखे जा रहा है, आपको पता नहीं है। तीसरी एक तरीका होता है जैसे स्कूल में होता था आपके, कौन सा? हाँ जी, गूगल मीट या जूम पे, जिस भी तरीके से, उसमें भी बच्चे के पास ऑप्शन होता है, अचानक से नेट बंद करके ऑफ कर दे, ऑन कर दो, सर प्रॉब्लम आ रही है कनेक्टिविटी में, पकड़ा नहीं जाएगा, घर में लाइट नहीं है सर, कैमरा ऑन नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो बताओ जरा, साथ में बहुत सारे घर वाले ऐसे भी हैं जो उनके पास टाइम नहीं है बच्चे के साथ बैठने का, है ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। सबके घर में खाली बैठे हुए ऐसा जरूरी नहीं, और मुझे पता है खाली बैठे होंगे तब भी दिक्कत है, वो बैठेंगे नहीं, और कितने दिन, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये प्रॉब्लम आ गई तो क्या करेंगे। मैंने कहा भाई कुछ नहीं करेंगे, लॉकडाउन वॉकडाउन कुछ नहीं भाई, पीछे अंदर की साइड, मदनपुर के अंदर की साइड कोई भी जगह ढूंढ लेंगे जहाँ कोई पुलिस कोई कानून लागू नहीं होता, और वहाँ पर एक प्रॉपर्टी लेकर और पढ़ाएंगे मस्त। हाँ जी, अरे भाई वहाँ अगर पकड़े जाने वाला डर होता तो इतनी कंस्ट्रक्शन ऐसी ओपनली थोड़ी हो जाती। अब नहर पार एक लेंटर डालना शुरू कर दो, 50 पुलिस वाले आ जाते हैं, हमने खुद डाले 6, कोई दिक्कत ही नहीं हुई, कोई भी नहीं आया। तो थोड़ा सा अलग मामला है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम अंदर पढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से तो 2-3 बच्चे जाने लगे तो ऐसे पुलिस वाले देखेंगे, और उसके अंदर जा रहे, चलो चलो छोड़ो, पूछो उनसे। अंदर तो वो खुद ही टेंशन में, इतने लोग जा रहे, पता चले तुम भी पिट जाओ। एक बार तो एक बिजली वाले आए ये पूछने के लिए कि तुमने तार लगाया हुआ है, ये किया हुआ है, तो वहां की लेडीजों ने जो पूछने है वही पीट दिए। पुलिस आई उन बिजली वालों को बचाने के लिए। पुलिस दूसरे तरीके के लिए होती है, जो लोग ऐसे कर रहे हैं उनको पकड़ेंगे। अब प्रॉब्लम क्या थी, लेडीज थी, पीट दिया उन्होंने पकड़ के। ये हुआ है आज से पता नहीं 5-6 साल पहले की बात है, और जिनके घर में पिटाई होती है आज भी केस चल रहा है उनके ऊपर, लेकिन पीटा बहुत था वो इसी चीज के लिए। हाँ देखो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। 5th पॉइंट पढ़िए जरा फटाफट से। असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर आपके पास करेक्ट नॉलेज होगी तो आगे की चीजें भी आप फॉर्म कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जैसे कि आईटीसी होटल्स ने प्लान किया है न्यू होटल्स ओपन करने का, कहां पर? इंडिया में, आफ्टर ऑब्जर्विंग बूम इन, सीधे बैठ जाओ, सीधे पीछे की साइड, हाँ पीछे, बस ऐसे ही बैठना, ठीक है। हाँ, आईटीसी वालों ने ये देखा कि इंडिया के अंदर होटल्स खोलना बहुत ज़रूरी है, अच्छे होटल्स खोलना, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर है। जब भी किसी कंट्री से टूरिज्म, अगर किसी कंट्री का टूरिज्म अच्छा है तो बताइए उसके लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? किसी भी कंट्री का अगर टूरिज्म अच्छा है तो अच्छी बात है। किन किन चीज़ों की वजह से? यहाँ पर क्या आएगा? फॉरेन एक्सचेंज आएगा या फॉरेन एक्सचेंज जाएगा? जब वो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर रहेंगे भी, कपड़े तो बाहर से ला सकते हैं, सीधे बैठ जाओ। और भाई मुझे बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो मैं दूसरी तरीके से बताऊँ, आपको अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, है ना। ऐसा समझो, मैंने 2-3 बात बोली तुम्हें अभी वैसी वाली। अब चुपचाप बैठ जाओ क्लास में, मेरी बात समझ में आई? तो जब आप यहाँ आएंगे तो कपड़े तो बाहर से ला सकते हैं, लेकिन क्या खाना भी बाहर से लाएंगे 1-2 हफ्ते का या 2-3 महीने का? नहीं। तो इसका मतलब वहाँ पे जो नॉर्मल जो हमारे सेलर होते हैं उनके लिए भी फायदेमंद वाली चीज़ रहेगी। मेरी बात समझ में आती है? वो शॉपिंग भी करते हैं यहाँ से, चीज़ें जो हैंडक्राफ्ट चीज़ें जो यहाँ की बनाई गई हैं उन सब में आएगा। ट्रैवल भी करेंगे, जैसे अयोध्या में उन्होंने कहा कि राम मंदिर होने से क्या फायदा होगा, बताना जरा, अयोध्या में राम मंदिर होने से क्या फायदा होगा? नालायक, ये दिक्कत है हमारे साथ।
अगर अयोध्या में राम मंदिर बनाया तो उसके क्या फायदे? भाई अयोध्या में राम मंदिर बनाया है तो टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा, टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा तो वहां की जो आसपास की प्रॉपर्टी है उनका दाम बढ़ेगा, वहां पर जब टूरिस्ट आएंगे तो वहां पर गवर्नमेंट को कंपल्सरीली वहां का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सुधारना पड़ेगा, मेट्रो देनी पड़ेगी, अच्छी अच्छी बसेस लगानी पड़ेंगी, क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं वहां पर, वहां के जो लोकल ठेली पटरी वाले हैं वो भी ज्यादा कमाएंगे क्योंकि टूरिस्ट आएंगे, वहां पर भीड़ ही इसलिए होगी। तो जब टूरिज्म बढ़ेगा तो वहां गरीब और अमीर से अमीर को फायदा होता है। अब सुनेंगे राम मंदिर बन गया तो क्या फायदा हो गया, तो वहां के स्टेट, वहां के लोकल लोगों को क्या फायदा होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा ना। जब वहां टूरिज्म बढ़ेगा सच में लोग आएंगे और वहां के जो लोकल लोग हैं, जो बेचने वाले लोग हैं, वो कितना फायदेमंद महसूस करेंगे। प्लस जब इंडिया वाले लोग चल रहे हैं तब तक गवर्नमेंट को कोई चिंता नहीं है, जैसे ही टूरिज्म किसी एरिया में बढ़ेगा तो भाई वहां का ट्रांसपोर्टेशन एकदम A1 हो जाएगा। जैसे कोई अभी आपको लगता है कि बाहर से आएगा तो कौन सी स्टेट और सिटी में आएगा ज्यादा से ज्यादा, ये बताओ। दिल्ली में आएगा पुरानी वाली चीजें देखने की, तो दिल्ली में मेट्रो है, ऑलमोस्ट हर जगह मेट्रो है, आंसर इज यस। मुंबई में ताज होटल देखने आएगा, मुंबई में ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम बढ़िया है, आंसर इज यस। और कहाँ आ सकता है बताओ? हैदराबाद में है कुछ ट्रांसपोर्टेशन वाले सिस्टम, चार मीनार देखने चले जाएंगे, ये चले जाएंगे। जिस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी ऐसी चीज होगी जो टूरिज्म को अट्रैक्ट करती है, वहां का ट्रांसपोर्टेशन, वहां का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है वो एकदम A1 क्वालिटी का होगा। क्योंकि जैसे ऐसा होता है ना, अगर इंडिया में कोई सामान बेचना है तो बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन अगर वही सामान आपको एक्सपोर्ट करना है तो रूल रेगुलेशन, क्वालिटी इंस्पेक्शन बहुत कुछ करने पड़ जाएंगे, क्योंकि वहां आपका प्रोडक्ट इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो बोले इंडिया वालों को दे रहे ऐसे ही भेज दो, मरने दो, बाहर वाले को रुक जाओ चेक कराओ पहले। मेरी बात समझ में आती है? ठीक, ये तो आपके में आ ही नहीं रहे मेजर स्टेप्स। और चैप्टर क्या हो गया? अभी टेस्ट ले लूँ इसका, डिमोनेटाइजेशन। हाँ, डिमोनेटाइजेशन कहाँ गया? ये मैंने एक PDF भेजी थी, जब आपको शॉर्ट में रिवाइज करना हो तो ये देख लीजिएगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कौन कौन से पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट कौन सा है? ये है आपकी बुक में या नहीं है? कौन से पेज नंबर पे है? 49 या 6? 49 पे, 45 पे, ठीक है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, GDP की फुल फॉर्म क्या है? प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्शन है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा एम्प्लॉयमेंट रेट, पांचवा फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। मेरी बात समझ में आती है? ये सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में जो पॉइंट होगा इससे बाहर नहीं होगा, इसलिए अलग से बना दिया है मैंने। वहाँ एग्जाम्पल के लिए बता दिया, यहाँ कवरेज के लिए बता दिया। क्या मेरी बात समझ में आती है? उसके बाद नेक्स्ट आगे किसमें? सोशल में जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? कस्टम्स, ट्रेडिशंस, नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नेक्स्ट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, नेक्स्ट एजुकेशन लेवल। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, देखो लेवल पे ये क्या है और ये क्या है? क्या किसी सिटी या स्टेट की एजुकेशन रेट या लिटरेसी रेट तय करती है बहुत सारी चीजें? बताओ क्या तय करती है? पढ़े लिखे, अगर पढ़े लिखे वाली है, अनपढ़ वाली है, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा बताइए जरा। स्टेट में क्या बहुत ज्यादा पढ़े लिखों की स्टेट हो जाना सही बात है क्या? नहीं। कर्नाटक में देख लो क्या हाल हो रहा है, ऐसा लगता है इंडिया है ही नहीं। वहाँ के लोग, हाँ कहाँ पे? अच्छा, इसलिए नहीं पढ़ रहा, चिनाई तुम्हें करनी है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब। नेक्स्ट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, नेक्स्ट कौन सा है? एजुकेशन लेवल, नेक्स्ट कौन सा है? लिटरेसी रेट। हेल्थ एंड फिटनेस, ट्रेंड क्या चले? इंडिया में भी हेल्थ एंड फिटनेस को लेकर ट्रेंड है या नहीं है? लेकिन वो गलत ट्रेंड है। गलत ट्रेंड का मतलब ये है कि जल्दी बॉडी कैसे बनाए, है ना, ये जो पाउडर मिलते हैं वो कैसे खा लें। हेल्दी रहने का मतलब पता है पहले क्या होता था? हेल्दी रहने का मतलब आप योगा कर सकते हैं, कोई भी योगा आसन कर सकते हैं। योगा के ऐसे आसन है सिंपल आजकल की जो हमारी बॉडी, पता चले सिक्स पैक और डोले वोले सब बना लिए, एक योगा आसन बोल दो, इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी खत्म है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर ऐसे बनेंगे, 2 किलोमीटर की रनिंग करवा लो, पता चल जाए कितनी बॉडी। मेरी बात समझ में आती है? तो हमारे यहाँ का जो हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, और वो ऐसे सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में खाने के लिए, इंजेक्टेबल्स, ऐसी चीज़ें, क्या नाम है, क्रेटीन पाउडर और ये पाउडर और पता नहीं क्या क्या, जो एकदम से बॉडी बना देते हैं, उन सबको लेके गेनर बना देते हैं, और वो भी स्टीरॉइड्स, जिनको लेके क्या नाम है लोग इसी ऐसे ही ले रहे हैं। मेरी बात समझ में आती है? नेक्स्ट कौन सा है? सोशल मूवमेंट्स, किस तरीके से ज़्यादा अब ध्यान चल रहा है। नेक्स्ट कौन सा है? बर्थ रेट और डेथ। नेक्स्ट कौन सा है? जेंडर रेशियो। नेक्स्ट कौन सा है? रिजर्वेशन। ये सब एक किसी कंट्री की ज्योग्राफी और सोसाइटी को दर्शाता है, और इनमें से कोई भी पॉइंट होगा तो सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है?
टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, ये हमने देख लिया था। गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री कैसी बनी हुई है, डेमोक्रेटिक है तो इंडिया जैसे सत्यानाश होना ही होना है। नेक्स्ट कौन सा है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बिजनेस में कैसी है। जैसे अगर मैं बोलूँ गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बिजनेस में चाइना में ज़्यादा है या इंडिया में ज़्यादा है, मतलब गवर्नमेंट की इंटरवेंशन चाइना में बहुत ज़्यादा है। चाइना की गवर्नमेंट इंडिया इंटरवेंशन का मतलब जाके देखना और हेल्प करना, नेगेटिव पॉइंट ही नहीं है इसमें, पॉजिटिव भी। चाइना की गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है अपने वाले बिजनेसमैन और मैन्युफैक्चरर्स को, तभी तो इतना सस्ता कर पाते हैं। इंडिया वाले कहते हैं पहले जब बनाओगे तो एक्साइज टैक्स देना पड़ेगा, जब बेचोगे तो जीएसटी देना पड़ेगा, और जब खरीदोगे, जब रॉ मटेरियल खरीदोगे तब अलग टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, बर्बाद हो जाता है व्यक्ति वहीं पर। मेरी बात समझ में आती है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। देखो ये ध्यान रखना, गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी क्या है, ये कहाँ आएगा, पॉलिटिकल, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। जैसे अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन है बताओ, जयशंकर, सुना है, पता है आप लोगों को, पता है। अभी वो व्यक्ति जो आंसर करने में है, डिप्लोमेटिक आंसर्स करने में, आपको क्या लगता है बढ़िया है या नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मेरी बात समझ में आती है, पता है भाई थोड़ा सा, जयशंकर जिसका प्लॉट है यहाँ जसोला में, नहीं चलो। वैल्यूज एंड आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, वो किस चीज़ में फेवर करते हैं। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत अभियान किसने चलाया, मोदी। मतलब बोलने का थोड़ा, किसी व्यक्ति की पद की रिस्पेक्ट होती है, व्यक्ति नहीं। मोदी बोलने को तो नीरव भी है, नीरव मोदी भी है ना, थोड़ा प्राइम मिनिस्टर है तब तक तो थोड़ी सी अकल रखो। नेक्स्ट कौन सा है, स्किल इंडिया मूवमेंट, मेक इन इंडिया। तो ये वाले जो व्यक्ति होते हैं हमारे, ये डिसाइड करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या बात करेंगे, ठीक है। मैंने अभी एक इंटरव्यू सुना था, उसमें कहा था 2025 तक अगर यमुना साफ ना हो तो मुझे वोट मत देना। ऐसी एक इंटरव्यू इन्होंने बोला था, पता नहीं 4-5 साल पहले, तो यमुना साफ नहीं हुई। 25 तक उन्होंने टाइम मांगा था कि 25 तक मैं साफ कर दूंगा, वरना वोट मत देना 25 में। 8,000 करोड़ रुपए भी लिए थे इसी चीज के लिए। अब वो 8,000 करोड़ रुपए कहाँ गए और यमुना साफ क्यों नहीं हुई, ये बड़े सवाल है। हाँ, इन्हीं के शीश महल में चलेगा। मैंने अच्छा घर भी देखो कैसे, मुझे लगता है भाई हम तो मजदूरी करते ही मर जाएंगे, मौज तो ये ले रहे हैं, पागल बना दिया जनता को, और देखो पैसा लगा रहे हैं बढ़िया वाला। नेक्स्ट, अच्छा अपने बेटे के नाम पे इन्होंने जिम इक्विपमेंट्स बनाने की कंपनी बनाई, और जो इक्विपमेंट 70,000 के मिल सकते हैं वो 2.5 लाख के अपने ही बेटे से खरीद ली, और गवर्नमेंट का खर्चा दिखा दिया। फायदा देखो कितना हो रहा है, पता चला आपके, ये अंदर की बातें हैं। चलो लीगल एनवायरनमेंट पढ़िए, वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट क्या है, ऑर्डर कौन इशू कर रहा है, गवर्नमेंट। जज अगर कोई ऑर्डर इशू कर रहा है, वो डिसीजन जो ले रही है वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज। और लास्ट पॉइंट आ गया आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ऑनलाइन सेल और ग्रोसरी आइटम्स की क्लोथ्स, ऑनलाइन बुकिंग, ये सब तो आप बता दोगे। अब आते हैं डिमोनेटाइजेशन, कौन से पॉइंट पे लिखवाया था मैंने, बुक में नहीं है, मैंने कहाँ लिखवाया था, इंपॉर्टेंस वाली पीडीएफ में है। कहाँ लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, पीडीएफ भेजा होगा मैंने, ये रहा। चलो इस बहाने बताते भी देता हूँ, कब आया जरा फटाफट से पढ़िए। जीएसटी कब आया था, ईयर बता दो। 2017 में आया था, जुलाई में, 1 जुलाई 2017 में। और ये कब आया है, 8 नवंबर 2016 को, जिसमें 2 नोट्स को बंद कर दिया गया। कौन कौन से, 500 और 1000 के नोट्स को विड्रॉ कर लिया गया सर्कुलेशन से। लैंग्वेज सुनना जरा ध्यान से, डिमोनेटाइजेशन नोट्स वर विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन, जो मार्केट में जो थे वो विड्रॉ कर लिए गए। इम्पैक्ट क्या होगा, इससे रिजल्ट हुआ इन विड्रॉल ऑफ कितना, 86% करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी मार्केट से 86% पैसा जो लोग दिखा नहीं रहे थे कि हमारे पास है, गवर्नमेंट ने कहा बैंक में जमा कराओ, वरना मानेंगे नहीं तुम्हारे पास, खर्च नहीं कर पाओगे। देखो कितना दिमाग लगाया उन लोगों ने। दिक्कतें भी हुई हालांकि उस समय पर काफ़ी सारी। मेन एम क्या है इसका, क्या तो कर्ब द करप्शन कम हो जाए। चेक ऑन यूज ऑफ नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटी, जो कि गवर्नमेंट ने भी बोला था कि बहुत सारा पैसा जो है वो क्या नाम है, टेररिज्म वाली चीज़ों पे लग रहा था, तो अगर वो सारा बैंक के थ्रू जाएगा तो उन्हें ट्रेस करना ज़्यादा आसान रहेगा। मेरी बात समझ में आती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लॉक। मुझे ऐसा लगा था कि अगर इस डिमोनेटाइजेशन को सारे पर्पस समझाने के बाद अनाउंस किया जाता, मतलब उसी समय पर जब स्पीच दे रहे थे कि आज से बंद हो जाएगा, उसी स्पीच में अगर वो समझा देते बढ़िया तरीके से, मुझे ऐसा लगा कम्युनिकेशन फॉल्ट था उस समय पर, और अगले दिन से फिर लोगों को दिक्कतें होने लगी। और फिर इंडिया में तो जैसे कुछ दिक्कत आती है तो सब अपने अपनी जेबें गर्म करने में लग जाते हैं। किसी घर में शादी थी, उन्हें 10 लाख रुपए खर्च करने थे, बैंक के मैनेजर को 10 लाख रुपए दो, 9 लाख रुपए वो दे देगा तुम्हें ऑनलाइन।
सबका कमीशन फिक्स हो गया था, है ना, बैंक में किसी को घूस दे दो तो ये वाला काम हो जाएगा, वो वाला काम हो जाएगा, तो सबने गलत तरीके से इंप्लीमेंटेड कर दिया। गवर्नमेंट की सोच सही थी, इंप्लीमेंटेशन खराब हुआ। पहला पॉइंट क्या है? डिमोनेटाइजेशन एक्ट करता है एज अ टैक्स फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, कि टैक्स सही तरीके से निकाला जाए। ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन पीपल हैड टू डिक्लेयर देयर कैश होल्डिंग टू गेट इट एक्सचेंज फ्रॉम द बैंक। यानी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने घर के अंदर, बेड के अंदर, दीवार के पीछे और कट्टों में पैसे रखे हुए थे बहुत सारे, और वो सारे पैसे जो है उन्हें निकालने पड़ गए। सो दोज हैविंग ब्लैक मनी हैड टू डिक्लेयर देयर अनअकाउंटेड वेल्थ एंड पे टैक्स एट पेनल्टी। मेरी बात भाई, आपको दिखाना पड़ा आपके पास इतनी इनकम है, दिखाओगे तो इस पर टैक्स दो, और टैक्स के साथ क्या दो? पेनल्टी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नॉन टॉलरेशन ऑफ टैक्स इवेजन। जो टैक्स की चोरी कर रहे थे, अब गवर्नमेंट ने उन्हें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे लेके आगे। इट ऑल्सो इंडिकेटेड दैट गवर्नमेंट विल नो लॉन्गर एक्सेप्ट टैक्स इवेजन, यानी कि हमें टैक्स तो एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसानी रही क्योंकि लोगों का कैश जो होल्डिंग थी वो हमारे पास आ गया। दूसरा, उन्हें टैक्स के इवेजन में क्या दिखाया? नॉन टॉलर। आज की डेट में मुझे लगता है हम लोग बहुत ज़्यादा कैश नहीं रखते होंगे, सभी के घर में बहुत ज़्यादा कैश नहीं रखा रहता होगा, बट अभी भी रख रहे हो तो मैं कह नहीं सकता, है ना, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा, जैसे कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले बैंकों में कम पैसा हुआ करता था, कैश में ज़्यादा पैसा हुआ करता था। आज की डेट में उल्टा ज़रूर होगा, बैंकों में ज़्यादा होगा और घर में कैश कम होगा। मेरी बात समझ में आती है? आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल। पहले सेविंग का मतलब क्या होता था कि मम्मी सारे पैसे घर पे सेव करते 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 रखती रहती थी, एक दो नोट खो भी जाते थे जिसको लेकर लड़ाई भी होती रहती थी, वो 1000 कहाँ चले गए, वो 2000 कहाँ चले गए। लेकिन वो सही सिस्टम नहीं था इंडिया को एज अ कंट्री डेवलप करने के लिए। आप अपनी सेविंग्स जब अपने सेविंग अकाउंट में रख लेंगे तो वो पैसा बैंक किसी को लोन देने में इस्तेमाल करेगा। आपके पैसे जब आपको चाहिए वो तो मिल ही जाते हैं, तो जब तक आपकी घर की सेविंग बैंक तक नहीं पहुंचेगी, बैंक उसको आगे लेंड नहीं करेगा मनी को, तब तक वो पूरी इकोनॉमी के सिस्टम में नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आती है? तो इसी को बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन लेड टू किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एज मच एज कैश डिपॉजिटेड बाय पीपल फॉर एक्सचेंज विल बी ऑफर्ड टू पीपल एज लोन अंडर न्यू स्कीम। हमारा जो एफडी का पैसा रहता है, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ऐसे ऐसे जमा करके छोड़ देती? नहीं, ये फिक्स डिपॉजिट है, इसको हाथ मत लगाओ, ऐसे करती है? क्या होता है? वो लोन दे देते हैं, जब आपको चाहिए तब आपको दे देंगे पैसा किसी अकाउंट से निकाल। मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब जब भी आप बैंक को पैसा देते हैं, बैंक आगे उसे फॉरवर्ड कर देता है, जिसको भी नीड होती है वो आगे इन्वेस्ट करते हैं, तो इकोनॉमी में सर्कुलेशन होता है। उस चीज का क्या फायदा जो इकोनॉमी में है ही नहीं? मतलब आपके घर में पैसा रखा हुआ है, उसका किसी का फायदा नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आती है? फोर्थ पॉइंट, क्रिएटिंग लेस कैश और डिजिटल लाइट इकोनॉमी। जैसे पेटीएम वगैरह आप ज़्यादा चल गए, पहले तो कैश में सारी ट्रांजैक्शन होती थी, जो खुले नहीं है, छुट्टे नहीं है, इस पर बड़ी बहस होती थी, वो सब खत्म हो गया है। और आज की डेट में तो मैंने ऐसा देखा है कि लोग जब तक वो दुकानदार सामान दे रहा है तब तक वो पेमेंट स्कैनर स्कैन करके रेडी रहना पसंद करते हैं। दुकानदारों के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है, गेट बंद कर देना। दुकानदारों के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। कैसे? पहले सामान देता था, फिर आराम से वो पर्स निकालेंगे, पर्स में से छोटा नोट, बड़ा नोट, इतना दिमाग खराब होता था। अब कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है पेमेंट करना, ना कि जो आपका सेलर है वो बेच रहा है। मैंने कई बार क्या देखा, पेट्रोल भरता हुआ जा रहा है, जब तक पेट्रोल भरेगा नहीं उससे बोलेगा स्कैनर ले आओ, जब तक पेमेंट कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल ऐसी इकोनॉमी हो गई है हमारी, जहां पर पहले इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर कि कैश का अरेंजमेंट रखे, चेंज का अरेंजमेंट रखे, और अगर चेंज नहीं है तो उससे बोलेंगे यार तुम्हें तो चेंज रखनी चाहिए, तुम तो दुकानदार हो। दुकानदार ऐसे गिल्टी फील करता था, भाई सुबह सुबह चेंज कहाँ से लाऊं, अभी तो दुकान खुली है। वो सब सिस्टम साइड हो गया है। और 99% मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग हम परचेज करते हैं, छोटी मोटी परचेज की तो मैं बोल नहीं सकता, अभी आप 12th क्लास में हो तो आपको फोन और बैंकिंग वगैरह ऑन करके अभी पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन आपके पेरेंट्स कैसे करते होंगे ये आपको पता है। घर में बड़े भाई बहन जो है वो जनरली जो पेमेंट होती है वो कैसे होती है बताओ जरा? पेटीएम वगैरह से। और आजकल तो ऐसे ऐसे स्कैनर भी चल गए हैं कि आप स्कैन करो अमाउंट भी आ जाती है। जैसे कभी हल्दीराम या किसी में चले जाओ, वो कहते हैं भाई इस वाले स्कैनर को स्कैन कर लो, ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाती है, यही वाली अमाउंट है, वो स्कैनर ही उसी अमाउंट का बनाया जाता है। तो इट मीन्स चैनलाइजिंग मोर सेविंग्स थ्रू कैसा? फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंप्रूविंग टैक्स कंप्लायंस। बस बात खत्म। ये 4 पॉइंट्स हैं, एग्जाम में आएगा तो बस लिखने के लिए, थ्योरी में आ जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं आएगा। इसका बंद कर दीजिए, है ही नहीं चैप्टर में।